So let us start 3rd September morning shift paper and physics solutions. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। तो ध्यान से देखो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये जो आई कैप लिखा हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो वेव दी हुई है ये y प्लस सी टी लिखी है, तो y प्लस सी टी का मतलब ये हुआ कि वेव का जो प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन इज along नेगेटिव y डायरेक्शन। वेव का प्रोपोगेशन नेगेटिव y डायरेक्शन में है, यानी जो प्रोपोगेशन वेक्टर जिसको हम k लिखते हैं तो उस k वेक्टर को लिख सकते हैं एक तरह से माइनस जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया आई कैप। अब सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करना है उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो साइन के अंदर है वो सेम ही रहेगा। तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन में जो डायरेक्शन है, जो रिलेशन है वो ये वाला है। प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं के कैप इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। एक्चुअली क्या है कि ये जो ई वेक्टर है, ठीक है, और जो बी वेक्टर है और जो के वेक्टर है, ये ऑल थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि अगर हमें ई निकालना है तो ई वेक्टर जो बनेगा वो बी क्रॉस के से निकाल सकते हैं। बी और के का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ए आ जाएगा। तो यहाँ पे बी जो है वो आई कैप है और के जो है वो माइनस जे कैप है। तो आई क्रॉस जे करते हैं तो प्लस के आता है, आई क्रॉस माइनस जे है तो ये माइनस के कैप आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस के कैप होना चाहिए, यानी आंसर या तो हमारा सेकंड वाला सही होगा या थर्ड वाला सही होगा, इन्हीं में माइनस के कैप है। और मैग्नीट्यूड निकालना है अगर, तो मैग्नीट्यूड के लिए लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू स्पीड ऑफ लाइट। बी नॉट दिया हुआ है 3 इंटू टेन पावर माइनस 8 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू टेन पावर 8। तो ये आ जाएगा 9, 9 ही बचेगा सिर्फ, यूनिट्स इसकी वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो करेक्ट एक्सप्रेशन है, ध्यान से देख लो, ये -9 भी आ रहा है, माइनस मतलब के कैप बन जाएगा और ये वेक्टर सेम ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज अ स्क्रू गॉज जिसका हमें पिच गिवन है और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल गिवन है, और कह रहा है कि इससे हम लोग थिकनेस मेजर कर रहे हैं और हमें पता करना है कि वो जो थिकनेस है वो करेक्टली कौन से ऑप्शन में रिप्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं, एंड लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का लिख सकते हैं पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच अपॉन एन हो जाएगा, तो यहाँ पिच की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है और एन की वैल्यू 50 है। तो अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो ये 0.002 सेंटीमीटर आएगी। अब एक बात समझना कि जो भी आंसर हम इससे मेजर करेंगे या जो भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करेंगे उसका वैल्यू जो है वो 0.002 का मल्टीपल ही आना चाहिए और डेसिमल के 3 प्लेसेस तक होना चाहिए सेंटीमीटर में। तो 0.002 का अगर मल्टीपल देखेंगे तो इवन नंबर होना चाहिए उसके थर्ड डेसिमल पे। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर 4। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल का चार्ज हमको गिवन है, क्यू का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हमको गिवन है मीटर पर सेकंड में, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और हमें चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग लिखते हैं क्यू इंटू वी क्रॉस बी के हिसाब से बनेगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इसमें बाहर कर लो और इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं वी क्रॉस बी निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। वी की जगह ध्यान से देखो तो आएगा 2, 3 एंड 4, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह है 5, 3 एंड -6, और जो मल्टीप्लाई में 10 पावर -3 उसको बाहर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, क्यू भी अलग कर लेते हैं, क्यू माइक्रो कूलम में है तो 10 पावर -9 बन जाएगा ये, और इनटू ये हो जाएगा आई कैप, देखो ध्यान से, तो 3 इंटू -6 यानी -18 एंड -12, -18 -12 तो ये हो जाएगा -30। इसके बाद माइनस जे करेंगे अगर तो -12 -20, तो -12 और -20 बन जाएंगे -32, और के कैप का मल्टीपल आ जाएगा
2 इंटू 3 6 एंड 5 इंटू 3 15, 6 माइनस 15, तो ये आ जाएगा -9। तो ये वैल्यू निकल के आएगी, देखिए ध्यान से, 10 पावर -9 अगर अलग करें तो ये -30 आई कैप प्लस 32 जे कैप एंड -9 के कैप। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो, ये फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर रहा है सीधे सीधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल लूप हैविंग रेजिस्टेंस आर। ये लूप दिख रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस गिवन है, इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एंड द लूप इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और इसके अबाउट हम इस लूप को ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो ध्यान से देखा ना, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में इस लूप का जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, और टी टाइम के बाद क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये एंगल ओमेगा टी हो जाएगा। तो फ्लक्स लिंक्ड अगर हम लोग लिखें मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं बी डॉट ए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी। और अगर हम इसमें ईएमएफ इंड्यूस लिखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ यूजिंग फेराडेज लॉ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यूजिंग फेराडेज लॉ बनेगा माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। तो ये वैल्यू निकल के आएगी बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसमें बी ए ओमेगा एक तरह से पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगी। एवरेज पावर लॉस, और ये जो एक तरह से ये एसी सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एसी सर्किट में अगर हम एवरेज पावर लॉस लिखें तो एवरेज पावर लॉस का मतलब होता है इट इज ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, और इसको अगर हम निकालें तो ये लिखेंगे ई नॉट स्क्वायर बाई 2r, क्योंकि जो ई आर एम एस है वो ई नॉट अपॉन √2 के बराबर होगा। ई नॉट की वैल्यू रख देते हैं, तो ई नॉट हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2r, और यहाँ पे एरिया की जगह हम लोग पाई ए बी लिखेंगे, एलिप्स का एरिया। तो अपॉन 2r में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा इसमें, सीधे सीधे वैल्यूज चाहे पुट करके देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में, इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ हमको गिवन है 500 नैनोमीटर, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट्स हमको गिवन है, यानी ये स्मॉल डी का वैल्यू हो गया। तो हमें बताना है एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज क्लोज टू। अब देखो है क्या, वाईडीएससी में एंगुलर विड्थ का मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ले लेते हैं, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बनाता है फ्रिंज विड्थ, यानी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये वाला एंगल हमको कैलकुलेट करना है और ये डिस्टेंस कैपिटल डी है। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा, अगर tan थीटा लिखें तो tan थीटा की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। बट अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ये अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू अगर निकालें लैम्डा अपॉन डी, तो लैम्डा की वैल्यू है 500 नैनोमीटर है, तो 10 पावर -9 अपॉन डी की वैल्यू है 0.05 मिलीमीटर, तो 0.05 इंटू 10 पावर -3। तो ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको मिलेगा यहाँ पे 10 पावर -2 आएगा, लेकिन ये रेडियन में आएगा। तो अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें बाई मल्टीप्लाइंग 180 अपॉन पाई इंटू 10 पावर -2, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा 0.573 डिग्री। हमारा आंसर जो है ये सेकंड वाला मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में, इन द सर्किट शोन टोटल चार्ज इज 750 माइक्रोकूलम। तो देखो टोटल चार्ज 750 माइक्रोकूलम का मतलब ये है कि 750 माइक्रोकूलम चार्ज इस सर्किट में फ्लो हुआ होगा। ठीक है ना, तो C1 के ऊपर तो पूरा 750 होगा, बट C2 और C3 पैरेलल में है तो इनके ऊपर डिवाइड होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर हम केवल C2 और C3 को ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखो, तो C2 और C3 में C3 की वैल्यू दी हुई है 8 माइक्रोफेरेड
और वोल्टेज दिया हुआ है इनके अक्रॉस, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज अगर 20 वोल्ट है तो C3 के ऊपर जो चार्ज होगा वो +160 इस प्लेट पे, -160 इस प्लेट पे होगा, और इस पे जो टोटल चार्ज आया होगा जब इसको चार्जिंग हुई होगी तो 750 होगा। तो इसका मतलब है डिवाइड होके इसके ऊपर जो चार्ज बचेगा वो 750 -160 कर देंगे, तो ये सीधे सीधे 590 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो इस प्लेट पे +590 और इस प्लेट पे -590 का चार्ज रहेगा। तो यही हमको निकालना है, आंसर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रेशर इनसाइड 2 सोप बबल्स दिया हुआ है। तो देखो सोप बबल के अंदर जो प्रेशर है, तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर में जो डिफरेंस है वो सरफेस टेंशन की वजह से आता है, और पी इन माइनस पी आउट की जो वैल्यू है इसको हम लोग बबल के लिए 4s/r के इक्वल लिख सकते हैं, और ये कहलाता है डेल्टा पी, डिफरेंस इन प्रेशर, ऑल्सो नोन एज एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो पहले केस में एक्सेस प्रेशर, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो एक्सेस प्रेशर है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 की वैल्यू हो जाएगी R2/R1, और डेल्टा P1 अगर लिखेंगे तो ये सिर्फ 0.01 लिखेंगे, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, तो डिफरेंस आएगा 0.01, और सेकंड केस में डिफरेंस आएगा 0.02, तो ये आ जाएगा 1/2 के इक्वल। तो वॉल्यूम का रेशियो अगर बताना है तो V1/V2 की वैल्यू हो जाएगी R1/R2 का होल क्यूब, तो अपन R1/R2 का होल क्यूब अगर करते हैं तो ये 1:8 आ जाएगा, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ 750 हर्ट्ज एंड 20 वोल्ट RMS सोर्स, तो AC सोर्स है, इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑल इन सीरीज। तो हमें निकालना है फाइंड द टाइम इन विच रेजिस्टेंस विल गेट हीटेड बाई 10 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए हमें पहले ये चाहिए कि रेजिस्टेंस के अंदर पावर लॉस कितना हो रहा है, और वो निकालने के लिए हमें चाहिए करंट इन दी सर्किट, और करंट के लिए हमें सबसे पहले पूरे सर्किट का इम्पीडेंस भी निकालना पड़ेगा। तो एक हो गया इसमें रेजिस्टेंस विच इज़ 100 ओम, देन इंडक्टेंस हो गया लेट से एक्सएल, और कैपेसिटेंस हो गया लेट से उसका रिएक्टेंस है एक्सी, और ये हमने कनेक्ट कर रखा है विथ एन AC सोर्स। ठीक है, और ये AC सोर्स दिया हुआ है 20 वोल्ट RMS वैल्यू है एंड 750 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो इसमें हम पहले एक्सएल निकालते हैं, एक्सएल की वैल्यू क्या पड़ेगी। तो एक्सएल को हम लोग लिखते हैं ओमेगा एल, ओमेगा हो जाएगा 2πf, और एल की वैल्यू है 0.1803। तो अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेट होके आता है अप्रॉक्सीमेटली 849.2 ओम। इसी तरह से अगर एक्सी निकालें, एक्सी की वैल्यू होगी 1/ओमेगा सी, तो ये आएगा 1/2π 750 इंटू सी का मतलब है 10 माइक्रोफेरेड यानी 10⁻⁻5। तो ये वैल्यू आएगी ये वैल्यू निकल के आती है अप्रॉक्सीमेटली 200 नहीं 21.23 ओम के आसपास आ रही है। ठीक है, तो Z का वैल्यू बनेगा √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करें XC माइनस XL, तो ये 849.2 माइनस 21.2 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर एंड देन √, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 834 ओम के आसपास आती है। थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। अच्छा, Z निकालने के बाद हम लोग IRMS निकाल सकते हैं। IRMS की वैल्यू हो जाएगी VRMS/Z, तो VRMS की वैल्यू है 20 और Z का वैल्यू है 834, तो ये IRMS बन जाएगा। और पावर लॉस इन रेजिस्टेंस अगर लिखना है तो रेजिस्टेंस में ही सिर्फ पावर लॉस होता है, तो इसको हम लोग I²R लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 20/834 होल स्क्वायर,
और इंटू रेजिस्टेंस यानी कि 100, तो 20/834 स्क्वायर और इंटू 100 करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.057 वॉट के आसपास। अब हमको कैलकुलेट करना है कितनी देर में 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज होगा। तो वी कैन यूज़ Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। कितना हीट जनरेट होगा, तो हीट जनरेट को लिख सकते हैं 0.57 इंटू टाइम T, और हीट कैपेसिटी दी हुई है इसकी 2 और टेम्परेचर राइज है 10। तो यहाँ से अगर हम T निकालें 20 डिवाइडेड बाई 0.057, तो ये वैल्यू निकल के आती है अप्रॉक्सीमेटली 350 सेकेंड्स के आसपास। ठीक है ना। अच्छी बात ये है कि आंसर थोड़े से दूर दूर हैं, तो जो भी क्लोजेस्ट आंसर होगा वो हम इसमें टिक कर सकते हैं। यहाँ पे इस केस में आंसर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन तो सीधा ही था बट थोड़ा हाँ कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन अ डाइपोल इज फॉरवर्ड बायस्ड इट हैज़ अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट। तो सपोज हम एक डायोड लेते हैं एंड व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इसका प्लस और माइनस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 0.5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है, और इसमें से जो मैक्सिमम करंट पास होनी चाहिए दैट इज 10 मिली एम्पियर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इसको एक बैटरी से कनेक्ट करना है, बैटरी जिसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। तो डायरेक्टली कनेक्ट ना करके हम इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमें पता ये करना है कि हमें कितना रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहिए जिससे कि ये सेफ लिमिट क्रॉस नहीं हो करंट का। ठीक है ना। तो एक तरह से करंट इन दी सर्किट 10 मिली एम्पियर हो गया है, बैटरी का ईएमएफ हमको पता ही है, तो हम इसमें सीधे सीधे केवीएल लगा सकते हैं इस पूरे एक लूप में। तो केवीएल लिखेंगे तो ये बनेगा +1 -1.5 +0.5 एंड प्लस आई आर। आई की वैल्यू यहाँ पे है 10⁻⁻2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आर की वैल्यू 100 ओम। बस, तो ये 100 ओम आंसर दिया ही हुआ सीधा सीधा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन अ रेडियो एक्टिव मटेरियल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर ए टाइम t इज 9/16। तो हमें बताना है कि व्हाट वाज द फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर टाइम t/2। देखो रेडियो एक्टिविटी में खास बात यही है कि फिक्स टाइम में जो रिमेनिंग मटेरियल ओरिजिनल मटेरियल का फ्रैक्शन है वो हमेशा सेम ही रहता है। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे t=0 पे फ्रैक्शन अगर लेट से x है, ठीक है ना। t=0 पे मान लेते हैं कि फ्रैक्शन कंप्लीट है, मान लेते हैं 1 है। तो t=0 से t में ये जो फ्रैक्शन है मान लेते हैं कि 1 में x हो गया, x फ्रैक्शन हो गया। तो फर्दर अगर हम t टाइम में जाएंगे या इसको t/2 कर दें तो t=t/2 से t में ये x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कहना है कि हर बार उसका फ्रैक्शन x टाइम्स होता जाएगा सीधे सीधे। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 9/16। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू सीधे सीधे 3/4 हो जाएगी, यानी थर्ड आंसर करेक्ट है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिविटी के केस में बोल सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो डिके है वो नेचुरल डिके है, एक्सपोनेंशियल डिके है, और एक्सपोनेंशियल डिके में ये जो फ्रैक्शन है ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं हाफ लाइफ में वो फ्रैक्शन हाफ होता है, बट हाफ लाइफ के साथ साथ हम कोई और लाइफ भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जैसे बन जाएगा ये जो t/2 टाइम है ये एक तरह से एक्स लाइफ हो जा रहा है कि हर हर t/2 टाइम के साथ बाद x% उसका रिमेनिंग है, x फ्रैक्शन उसका रिमेनिंग है। तो एवरी टाइम x फ्रैक्शन होता जाएगा इनिशियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में consider a gas of triatomic molecules. The molecules are assumed to be triangular and made of massless rigid rods whose vertices are occupied by the atoms. Internal energy में पता नहीं क्या बने। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मॉलिक्यूल का हमको पता करना है कि इसके अंदर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ट्रांसलेशनल वाले बन जाएंगे अगर ये मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है या जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ट्रांसलेशनल
डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 3 हो गए। सिमिलरली क्योंकि ये मॉलिक्यूल, ध्यान से देखो, तो ये ट्रायंगुलर है यानी इसका कुछ साइज है, तो ऐसे केस में जब ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, या ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, या ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, तो तीनों ही केस में इसका कुछ नॉन जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइनाइट बनेगा, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसकी 3 बनेगी, यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 6 हो गई। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है F/2 nRT, n की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 3RT। 3RT यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर इज अ मॉडल ऑफ टॉर्च बैटरी जिसका लेंथ हमको L गिवन है। ये जो फिगर बना हुआ है ये टॉर्च बैटरी का फिगर है। इट इज अ बैटरी मेड अप ऑफ अ थिन सिलेंड्रिकल बार ऑफ रेडियस A, अंदर A रेडियस का एक बार है, कॉन्सेंट्रिक थिन सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस B, और इन बिटवीन रेजिस्टिविटी रो का इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में करंट जो है वो फ्लो करेगी थ्रू रेजिस्टेंस, एंड दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस R, द मैक्सिमम जूल हीटिंग इन R विल टेक प्लेस। तो देखो, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सिंपली सेज, उसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, बहुत स्टैंडर्ड है, सभी जगह पढ़ाया ही जाता है। एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सिंपली सेज कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा, मैक्सिमम पावर विल डिसिपेट इन external resistance R when external resistance R is equal to internal resistance of battery। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एक तरह से रिजल्ट है, जो बहुत सीधा सा रिजल्ट है, याद रहता ही है। तो अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस याद हो तो बहुत ही अच्छा है, सीधे सीधे ये टिक करने वाला क्वेश्चन रह जाएगा। बट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उस केस में हमें, क्योंकि ये टू डायमेंशनल कंडक्शन का क्वेश्चन बनेगा, और इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे करंट अंदर वाले शेल से बाहर की तरफ जाएगी, करंट जो है अंदर वाले शेल से बाहर की तरफ जाएगी, वैसे वैसे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम एक डिफरेंशियल शेल लेते हैं, डिफरेंशियल शेल जिसका रेडियस R है और थिकनेस उसकी बनेगी dr। तो जब करंट इस डिफरेंशियल शेल को क्रॉस कर रही होगी, ध्यान से समझना, ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल रेजिस्टेंस अगर लिखेंगे dr, तो डिफरेंशियल रेजिस्टेंस होगा रो यानी रेजिस्टिविटी, लेंथ की जगह आएगा dr, क्योंकि करंट जो लेंथ ट्रेवल कर रही है वो dr है, और जितने एरिया से एक साथ करंट ट्रेवल कर रही है वो है इस सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया विच इज 2πrl। और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो रो अपॉन 2πl बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा dr अपॉन r, और स्मॉल r की जो लिमिट्स है वो a से लेके b तक लग जाएंगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी रो अपॉन 2πl ln ऑफ b/a। ये भी एक तरह से कई बार क्वेश्चन मिलता ही है बुक्स वगैरह में, तो हो सकता है याद भी हो रिजल्ट, तो डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी ये हमने कैलकुलेट किया है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल अगर हो गया तो मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड on a frictionless horizontal surface and collides with a uniform vertical rod and sticks to it as shown. The rod is pivoted at point O and swings as a result of collision making an angle theta before momentarily coming to rest. तो देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें कोलिजन कराना है बिटवीन ब्लॉक एंड रॉड। अब देखो, ब्लॉक और रॉड का जब कोलिजन हो रहा है तो इस प्रोसेस में सबसे पहले ये समझो कि इम्पल्सिव फोर्सेस कहाँ कहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक है। तो देखो, जब ये स्मॉल m इस कैपिटल M L से कोलाइड हो रहा है, ये रॉड यहाँ पे हिंज्ड है, तो एक तो इम्पल्सिव फोर्स
ब्लॉक और रॉड के बीच में जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ लगेगा इंटीग्रल एन डी टी, ठीक है। और एक इम्पल्सिव फोर्स इस रॉड के ऊपर सस्पेंशन वाले पॉइंट पे लगेगा जिसका वैल्यू कुछ और होगा। लेट से इसको हम लोग लिख रहे हैं इंटीग्रल एन वन डी टी। तो जिसकी वजह से इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, बट हम ओ पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन ये सिस्टम ओमेगा से आगे स्विंग होगा। तो लिखते हैं सबसे पहले यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट ओ। तो अबाउट पॉइंट ओ में अगर देखोगे तो मास का स्मॉल एम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बनेगा एम वी, और आर की जगह इसमें एल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, जब ये स्टिक कर जाएगा तो ये एक तरह का रिजिड बॉडी हो गया जिसमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर बाई 3 और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर। तो आई इंटू ओमेगा लिखेंगे क्योंकि रिजिड बॉडी रोटेशन में है। तो यहाँ से हमको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी एम वी एल अपॉन कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर। एक एल चाहो तो इसमें से कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा 3 mv अपॉन स्मॉल एम, या ऐसे लिखो कैपिटल एम प्लस 3 टाइम्स स्मॉल एम इंटू एल। ये इसका ओमेगा आया। इसके बाद जब ये स्विंग होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो उसमें भी एक बात का ध्यान रहे कि जब मोमेंटरली ये रुकेगी रॉड और ब्लॉक इससे स्टिक है, तो मोमेंटली जिस पॉइंट पे ये रुकेगी रॉड उस पॉइंट पे इस सिस्टम का जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। रॉड की एनर्जी लिखने के लिए रॉड का हम मास उसके सेंटर ऑफ मास पे लेंगे और स्मॉल एम का स्मॉल एम के लिए हाइट पे लेंगे। तो हमें ये देखना है कि ग्राउंड से कितने हाइट पे चले गए हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सेकंड लगाएंगे यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो इनिशियल एनर्जी लिखेंगे हाफ आई। आई यानी कि ये पूरा का पूरा आई हो गया जो मैंने निकाला था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके मोमेंटम इसके दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया है। तो स्मॉल एम के लिए लिखेंगे एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, और कैपिटल एम के लिए लिखेंगे कैपिटल एम जी इंटू एल बाई टू माइनस एल बाई टू कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन यहाँ पे भी है। तो हम इसमें अगर वैल्यूज रखें हाफ आई की जगह हो जाएगा कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू 9m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम प्लस 3 स्मॉल एम होल स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर अगर वैल्यूज रखें तो ये कॉस थीटा में फंक्शन बनेगा। तो ये एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा एंड प्लस कैपिटल एम जी एल बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब इसमें यही है कि इसमें जब तुम सॉल्व करते हो तो कॉस थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1/2 के बराबर आएगी। तो थीटा जो है क्लोज टू 60 डिग्री बनेगा एंड क्लोज टू 63 डिग्री आंसर जो है, क्लोज टू 60 डिग्री बनेगा। तो क्लोज टू 60 डिग्री आंसर इसमें एक ही है, 63 डिग्री वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ बलून फिल्ड विद हीलियम 32 डिग्री सेल्सियस एंड 1.7 एटमॉस्फेयर बर्स्ट, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स एक्सपेंशन ऑफ हीलियम कैन बी कंसीडर्ड एज। तो देखो एक बात हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ये बोलते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस सडन होगा तो सडन प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह लिए जाते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह लिए जाते हैं। और एडियाबैटिक क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि सडन में क्या होगा, देयर इज नो टाइम फॉर हीट एक्सचेंज, देयर इज नो टाइम फॉर हीट एक्सचेंज। और अगर हीट एक्सचेंज के लिए कोई भी टाइम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हीट जीरो होगा,
हीट जीरो होगा तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस बनेगा। अब इसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा या इरिवर्सिबल, तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा क्योंकि बलून जो है वो बर्स्ट हो चुका है ना, तो इसको वापस ओरिजिनल स्टेट में हम ला नहीं पाएंगे, सो दैट इज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें आंसर जो है ये थर्ड वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ मेटल इज चेंज फ्रॉम 500 टू 200 द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 3 टाइम्स लार्जर द वर्क फंक्शन। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और उसमें हम लोग बोलते हैं कि एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू फाई प्लस के ई मैक्स। तो इसमें हम डेटा पुट करते हैं। पहले केस में 1240 अपॉन 500 इज इक्वल टू फाई प्लस के ई मैक्स। तो मान लेते हैं पहले केस में के ई की वैल्यू के है, और सेकेंड केस में जब हम इसका लैम्डा जो है वो 500 से 200 नैनोमीटर कर रहे हैं, तो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स लार्जर है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स के, इक्वेशन 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें डिवाइड करके, तो ये वैल्यू बनेगी 1240 अपॉन 500 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1240 अपॉन 200 माइनस 5। तो 5 को इधर ला के डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1/3 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 का वैल्यू 0.62 के आसपास आता है ये कैलकुलेट करने पे। तो इसमें 0.61 दिया हुआ है आंसर में, तो इसी को हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैटेलाइट इज मूविंग इन लो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस इज रफली इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ रेडियस। By firing rockets attached to its speed is instantaneously increased in the direction of motion so that it becomes under root 3/2 times। तो देखो पहले क्या था, पहले ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा सैटेलाइट, लेकिन अगर हम इसकी स्पीड सडनली इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब उस पॉइंट पे जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए स्पीड रिक्वायर्ड है, उससे अगर हम इसकी स्पीड अंडर रूट 3/2 टाइम्स कर दे रहे हैं एक तरह से, तो ये अंडर रूट 3/2 टाइम्स ऑफ वीओ हो जा रही है। ठीक है, जिसमें वीओ का वैल्यू हमको मालूम है कितना होता है, तो अगर वो रख दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 GME अपॉन 2RE ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस केस में अब इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद इसका जो पाथ है वो सर्कुलर छोड़ के इलिप्टिकल पाथ हो जाएगा। तो हमसे पूछा ये हुआ है कि जब ये फारदेस्ट होगा यानी कि इस बी पॉइंट पे पहुंचेगा, तो उस वक्त इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है। तो देखो इलिप्टिकल मोशन के लिए हम लोग डायरेक्टली एक छोटा सा फॉर्मूला है वो याद रख सकते हैं, जिसमें टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को माइनस GMME अपॉन 2a के इक्वल लिख सकते हैं, जिसमें जो 2a है वो इस इलिप्टिकल पाथ का मेजर एक्सिस बन जाएगा। तो ये मेजर एक्सिस हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये टोटल एनर्जी कितना लिखेंगे, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। वी स्क्वायर की जगह आएगा 3GME अपॉन 2RE, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाले पॉइंट पे लिखेंगे तो माइनस GMME अपॉन RE आएगा। तो ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ, अब ये 3/4 और 1 बन जाएगा तो 1/4 बचेगा, तो माइनस GMME अपॉन 4RE आ जाएगा। तो एक तरह से 2a की वैल्यू जो है 4RE के इक्वल बन जाएगी। अब अगर 2a 4RE है तो इसके सेंटर से 2a की वैल्यू अगर 4RE है तो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस मैक्सिमम कितना बनेगा, तो पूरा अगर 4RE है तो ये वाला डिस्टेंस 3RE के इक्वल बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ यूनिफॉर्म थिन रोप of length 12 meter and mass 6 kg hangs vertically from a rigid support
and a block of mass 2 kg is attached to its free end. तो एक रोप हमको गिवन है and mass is attached to the lower end. मास हो गया 2 kg और ये स्ट्रिंग हो गया 6 kg. ठीक है. अब कह रहा है a transfer short pulse of wavelength 6 सेंटीमीटर is produced at the lower end. यहाँ पे हमने एक छोटा सा पल्स जनरेट किया है और इसका लैम्डा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव ट्रेन, मतलब ये जो वेव पल्स हमने जनरेट किया है व्हेन इट रीचेस द टॉप, तो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ इसका लैम्डा कितना होगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि लैम्डा चेंज क्यों हो रहा है. तो देखो वेव जब भी प्रोपोगेट होगी अलोंग दिस स्ट्रिंग, तो इस वेव की जो वेलोसिटी है वो अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू होती है. यानी जो वेलोसिटी है वो टेंशन पे डिपेंड कर रही है और टेंशन इस केस में चेंज होगा. इस पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वो 20 न्यूटन होगी, लेकिन इस पॉइंट पे जो टेंशन है इसकी वैल्यू 80 न्यूटन होगी. तो देखने में तो ये रोप जो है वो यूनिफॉर्म मीडियम जैसा लग रहा है, बट वेव के हिसाब से ये यूनिफॉर्म मीडियम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मीडियम है, क्योंकि टेंशन लगातार चेंज हो रहा है. ठीक है ना. तो टेंशन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फ्रॉम v इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा भी चेंज होगा. तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन टी डैश. ध्यान से देखो, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 बचेगा. तो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे, लैम्डा डैश की वैल्यू, तो लैम्डा डैश की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर. ठीक है ना. शायद ये एचसीबी का एग्जाम्पल ही है, एचसीबी का. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ मास m, लेंथ l, रेडियस r about an axis passing through its center and perpendicular to the axis of cylinder is given. If such a cylinder is to be made for a given mass of material, then the ratio L by R for it to have minimum possible I. तो अगर मास गिवन है, फॉर अ गिवन मटेरियल मास गिवन है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो ये क्वेश्चन भी पहले जेई में मेन में आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन ही है. तो सपोज ये इसका एक्सिस हो गया जिसके अबाउट ये रोटेट करने वाला है. तो हम लोगों को इसमें इसका वॉल्यूम अगर हम फिक्स रखें, वॉल्यूम फिक्स होगा तो मास भी फिक्स हो जाएगा. तो हमें इसका रेडियस और लेंथ का रेशियो फाइंड करना है या इनमें रिलेशन निकालना है जिससे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो. तो देखो अगर वॉल्यूम फिक्स कर दें तो हम लोग इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एल की वैल्यू v के बराबर होगी. तो यहाँ से अगर हम पाई आर स्क्वायर निकालें तो ये v अपॉन एल आ जाएगा. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m इंटू आर स्क्वायर अपॉन वी है. तो आर स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं v अपॉन पाई एल. तो ये हो जाएगा v अपॉन 4 पाई एल एंड प्लस एल स्क्वायर बाई 12. तो क्या हुआ कि ये सिर्फ एल के फंक्शन में आ गया, और अगर हमें इस फंक्शन को मिनिमम करना है तो इसको मिनिमम करने के लिए हम लोग डी आई अपॉन डी एल निकाल सकते हैं, और इसको फिर हम इक्वल टू 0 करेंगे. तो ये हो जाएगा m, ये आएगा माइनस वी अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर एंड प्लस 2l अपॉन 12 इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से ही देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा l बाई 6 इज इक्वल टू v अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर. तो यहाँ से एल क्यूब की वैल्यू 6v अपॉन 4 पाई आ रही है, या इसको लिख सकते हैं 3v अपॉन 2 पाई. हमें l और r में रिलेशन चाहिए तो v की जगह हम r लिख देते हैं. r की जगह r क्या बनेगा v के टर्म्स में, तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एल. तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, एक एल भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर बाई 2. तो हमें यहाँ से एल अपॉन आर चाहिए, तो एल अपॉन आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3/2 आएगी. ठीक है ना. ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स S1 एंड S2, रेडियस गिवन है 2r/3 एंड r/3. They have charges 12 microcoulomb and -3 microcoulomb, and these two spheres are at a large separation. और कह रहा है कि हमने इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया है. तो देखो वायर से कनेक्ट करने के बाद इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो. और पोटेंशियल सेम होने का मतलब ये हुआ कि Q/R की वैल्यू सेम हो जाए. और ऐसा तभी हो सकता है जब Q जो है वो इनके रेडियस के प्रोपोर्शनल हो, मतलब दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो इनके रेडियस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो सबसे पहले कनेक्ट करने के बाद नेट चार्ज कितना आएगा, तो नेट चार्ज हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम और प्लस करेंगे -3 माइक्रोकूलम. तो नेट चार्ज इसके ऊपर बचेगा 9 माइक्रोकूलम. और हम 9 माइक्रोकूलम को डिवाइड कर देते हैं 2:3 के रेशियो में. तो Q1 और Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम. और Q2 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइक्रोकूलम. तो 6 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ हेक्सागोनल शेप कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 50 टर्न्स एंड कैरिंग अ करंट I इन द यूनिट्स ऑफ. तो देखो ये हेक्सागन के बारे में बात कर रहा है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हेक्सागोनल कॉइल में किसी एक साइड की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बाकी साइड्स का भी होगा. तो हम किसी एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसको हम 6 टाइम्स कर सकते हैं. तो हेक्सागोनल कॉइल में साइड मान लेते हैं ये A गिवन है, तो ये वाला जो डिस्टेंस D है ये वैल्यू हो जाएगी A√3/2. और ये दोनों पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करें तो ये दोनों एंगल जो हैं ये 30-30 बनेंगे. तो किसी एक वायर की वजह से B ड्यू टू ईच वायर, ईच स्ट्रेट वायर, तो फॉर्मूला है हमारे पास μ0I/4πD sin θ1 प्लस sin θ2. तो यहाँ पे ये 2 sin θ हो जाएगा. तो अगर हम B टोटल लिखेंगे तो B टोटल के लिए हम इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 6 μ0I/4πD, D की जगह आएगा A√3/2 और 2 sin θ. तो sin θ मतलब हो गया sin 30 एंड sin 30 डिग्री इज 1/2. तो ये वैल्यू देख लो, A का वैल्यू एम्पियर में निकालना है तो A का वैल्यू 0.1 रखेंगे. तो इसमें से μ0I/π अलग कर लेना है, बाकी देखो क्या बचेगा. तो ये 2 तो कैंसिल हो जा रहा है और ये आ रहा है √3 और अपॉन A आ रहा है. तो A की वैल्यू है 0.1. ठीक है. तो ये वैल्यू बन जाएगी 10√3, एक तरह से बन रही है. ये वैल्यू आ जा रही है इक्वल टू μ0I/π और इंटू 10√3. लेकिन ये एक कॉइल है, इसमें अगर 50 टर्न्स हैं तो 50 मल्टीप्लाई और होगा. तो फिर आंसर ये हमारा सेकेंड वाला मैच कर जाएगा. 50 टर्न्स हैं तो हर एक टर्न का इतना मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में an observer can see through a small hole on this side of a jar, radius given है 15 centimeter, at a point at a height 15 centimeter from the bottom. ठीक है. the hole is at a height 45 centimeter from the bottom. ठीक है. when the jar is filled with a liquid up to a height 30 centimeter, the same observer can see the edge of the bottom of the jar. if the refractive index of the liquid is given, then find the value of n. तो देखो स्टार्टिंग में जब कोई भी लिक्विड नहीं फिल्ड है तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला हाइट जो है ये 30 सेंटीमीटर आएगा और ये भी 30 सेंटीमीटर आएगा. देखो ध्यान से. तो ये वाला एंगल जो बन रहा है ना एक्चुअली यहाँ पे, ये एंगल की हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो ये एंगल एक्चुअली 45 डिग्री बन रहा है. ठीक है. ये हो गया फर्स्ट केस. सेकेंड केस में
सेकेंड केस में जब हमने इसमें लिक्विड फिल कर दिया है, ठीक है, तो लिक्विड हमने फिल किया हुआ है इसमें 30 सेंटीमीटर हाइट तक। तो लिक्विड फिल्ड है 30 सेंटीमीटर हाइट तक, और ये यहाँ पे ये रॉड हो गई है, ठीक है। और लिक्विड 30 सेंटीमीटर फिल करने के बाद उसको एज भी दिखाई दे रहा है। तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा होगा, इनिशियली जो उसका लाइन ऑफ साइट है वो ये वाली लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, और बाद में उसको ये एज भी नज़र आ रहा है, कॉर्नर भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लेटर ऑन जो उस कॉर्नर से जो लाइट है वो आके सरफेस पे रिफ्रैक्ट हो रही होगी, और सरफेस पे रिफ्रैक्ट होने के बाद वो सेम वही पाथ फॉलो करेगी जो पहले पाथ फॉलो कर रही थी। तो अब इस केस में ये वाला पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो ये वाला हाइट तुम ध्यान से देखो तो 15 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ये एंगल 45 है तो उस हिसाब से ये वाला डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये भी 15 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस हमको इसलिए चाहिए क्योंकि फिर ये बचा हुआ डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर होगा। तो ये वाला हो जाएगा एक तरह से एंगल आई, और ये वाला हो जाएगा एक तरह से एंगल आर। तो एंगल आई निकालने के लिए हम लोग tan आई निकाल सकते हैं। तो tan आई की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 15/30 यानी 1/2। तो sin आई कितना हो जाएगा, तो sin आई की वैल्यू होगी 1/√5। तो हम यूजिंग स्नेल्स लॉ डायरेक्टली बोल सकते हैं लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू ले लेते हैं। तो म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। तो म्यू हमको निकालना है, साइन आई की जगह आएगा 1/√5 और साइन आर की जगह साइन 45 आएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री है, तो ये आएगा 1/√2। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू √5/2 आ रही है, ठीक है ना, √5/2। और क्वेश्चन में इसको हमें n/100 के इक्वल करना है। तो अगर हम n का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये n का वैल्यू डेसिमल में आएगा 158.11 के अप्रॉक्स। तो ये 158 हम लोग फिल कर सकते हैं क्योंकि उसने कही दिया है कि n इज एन इंटीजर। क्लियर है। अगेन ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आ चुका है। क्वेश्चन √5/2 उसका आंसर था जब ये आईआईटी में आया था। इसमें वैल्यूज चेंज करके दी हुई हैं दोबारा फिर से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास गिवन इज थ्रोन वर्टिकली अप बाय बॉलिंग मशीन so that it rises to a height 20 meter after leaving the machine. If the part pushing the ball applies a constant force on the ball and it moves horizontally a distance of 0.2 meter while launching, the value of f का वैल्यू निकालना है। तो देखो 20 मीटर तक अगर हाइट तक जा रहा है तो हम लिख सकते हैं कि जो h max होता है उसको लिख सकते हैं v²/2g। तो हम यहाँ से v² की वैल्यू निकालें अगर, तो v² का वैल्यू निकल के आएगा 2g और इंटू 20। तो यहाँ से v का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखो कि बॉल को अगर हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है तो एक तरह से वो जो बॉलिंग मशीन है वो बॉल के ऊपर वर्क कर रही है, और वर्क डन बाई मशीन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल के बराबर होगा, सारे लॉसेस अगर हम निगलेक्ट कर दें। तो वर्क डन बाई मशीन को हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेस कितना हो रहा है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा 1/2 mv²। तो फोर्स का वैल्यू हमें निकालना है, x की जगह 0.2 मीटर आएगा, 1/2 m की जगह 0.15 और v² का मतलब हो गया 400। तो यहाँ से अगर हम f का वैल्यू निकालें ये f का वैल्यू 150 न्यूटन के इक्वल आता है, ठीक है ना। एक्चुअली मशीन के अंदर कुछ और मैकेनिज्म होगा जिसमें जो फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे ये फोर्स की बात कर रहा है वो फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल पार्ट पे लग रहा होगा, और वो पार्ट जो है वो
लिवर्स के थ्रू बॉल से कनेक्टेड होगा तो बॉल का मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ पर्सन ऑफ 80 kg मास इज स्टैंडिंग ऑन अ रिम ऑफ अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ मास 200 kg rotating about its axis at 5 revolutions per minute. The person now starts moving toward the center. What will be rotational speed when the person reaches the center? तो देखो ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ओमेगा नॉट से, और इनिशियली वो मैन जो है वो उसके सरकमफेरेंस पे खड़ा है। तो मैन का मास है 80 kg, प्लेटफॉर्म का मास है 200 kg, ठीक है। और बाद में ये जो मैन है ये मैन उसके सेंटर पे आ जाता है, तो बाद में इसका ओमेगा चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि ओमेगा इसका चेंज क्यों होगा। तो देखो ओमेगा इसका इसलिए चेंज होगा क्योंकि इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो उस केस में हम इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करें, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर लिखेंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको हम डिस्क की तरह ले सकते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2, और पर्सन क्योंकि सरकमफेरेंस पे खड़ा है तो इसको लिखेंगे 80 इंटू आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा। ओमेगा को हम लोग आरपीएम में ही रख दें। आरपीएम में इसलिए रख दे रहे हैं क्योंकि इनिशियल इक्वल टू फाइनल कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। और एल फाइनल अगर निकालेंगे तो प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही रहेगा, मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा और ओमेगा हो जाएगा ओमेगा डैश। तो ज़रा इक्वल कर दो ये दोनों वैल्यूज़, क्या मिलेगा। तो यहाँ से आएगा 100 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश इज इक्वल टू 180 आर स्क्वायर इंटू 5। तो यहाँ से ओमेगा डैश की वैल्यू ध्यान से देखो तो ये 9 आरपीएम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, a bakelite beaker has a volume capacity 50 cc at 30 degree Celsius. When it is partially filled with volume Vm of mercury, it is found that the unfilled volume of beaker remains constant as the temperature is varying. तो गामा बीकर और गामा मरकरी हमको गिवन है, तो हमें देन Vm फाइंड करना है। Vm इज द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इनसाइड द बीकर। तो क्वेश्चन ऐसे है समझना, कोई भी एक बीकर है, ठीक है, और ये ग्लास बीकर हो सकता है और इस बीकर में सर्टेन वॉल्यूम मरकरी है। तो देखो इसका वॉल्यूम V0 है और इसके अंदर जो मरकरी है उसका वॉल्यूम Vm है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम है यानी ये जो एयर है यहाँ पे, इस एयर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो एयर का जो वॉल्यूम है वो बेसिकली दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस बनेगा और ये वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है क्वेश्चन में। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा V0 माइनस डेल्टा Vm जो है वो 0 है, यानी जितना वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है उतना ही वॉल्यूम इसका भी इंक्रीज हो रहा है। अब इसका इंक्रीज कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं V0 इंटू गामा बीकर इंटू डेल्टा टी। इसको लिखेंगे Vm इंटू गामा मरकरी डेल्टा टी। तो यहाँ से हमको Vm निकालना है, तो Vm की वैल्यू सीधे सीधे 500 इंटू गामा बीकर की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन गामा मरकरी की वैल्यू है 1.5 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो देखो ये कितना आएगा। तो ये 20 cc के अप्रॉक्स आ रहा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब of radius 0.015 centimeter is dipped in a liquid, the liquid rises to a height 15 centimeter within it. If the contact angle between the liquid and the glass is close to 0 degree, the surface tension of the liquid in millinewton. तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सीधे सीधे। कैपिलरी ट्यूब में जो राइज ऑफ लिक्विड है उसका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू 2s cos phi अपॉन रो जी आर। तो हमें सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यूज बाकी सारी रख देते हैं। एच की जगह हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻²। एस हमको कैलकुलेट करना है, कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी जीरो होने की वजह से। रो रो की जगह है 900, जी की जगह है 10 और रेडियस की जगह आएगा 0.015 इंटू 10⁻⁻²। देखिए ध्यान से, तो यहाँ से ये एस की वैल्यू अगर निकालें एस की वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं इसमें, तो ये 1.0125 इंटू 10⁻⁻1 आ रही है, लेकिन ये आ रही है न्यूटन पर मीटर में। तो अगर इसको हम मिली न्यूटन पर मीटर में लिखेंगे तो इसमें हम 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 101.25 मिली न्यूटन पर मीटर बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो क्लोजेस्ट इंटीजर में अगर आंसर देना है तो इसका आंसर 101 बन जाएगा। ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फिजिक्स पार्ट। थैंक यू।